हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सोशल प्रॉब्लम्स इन द कंटेम्प्रेरी इंडिया, भारत में कंटेम्प्रेरी इंडिया, भारत में समकालीन जो समकालीन सामाजिक समस्याएं हैं उससे संबंधित ये पूरा पेपर होने वाला है। इससे संबंधित आपको पूरा का पूरा मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ यूनिट नंबर 5 का। बाकी की यूनिट है वो मैंने पहले पढ़ा दी है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर जरूर से पढ़ लेना। साथ के साथ आपको क्या करना है, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ है जो पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपके सामने जो व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन या शॉप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो फ्लिपकार्ट या मंत्रा से आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट व शॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके खरीद लेना आपको। तो जो आपका पर्सन है यूनिट नंबर 5 का, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सामाजिक समस्याओं पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द सोशल प्रॉब्लम ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो आपको डिस्कस करनी है जो प्रॉब्लम सामने आती हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, उससे संबंधित उन सब समस्याओं को अपन क्या कर सकते हैं, उस पर अपन को चर्चा करनी है। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। अनुसूचित जातियां, ऐसे दलित, इनकी समस्याएं मुख्य रूप से ऐतिहासिक बहिष्कार व अस्पृश्यता से संबंधित है। तो अनुसूचित जो जातियां हैं आपके सामने, ऐसी कैटेगरी है दलित जिनको बोला जाता है, उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी भाई, इन लोगों को समाज में क्या माना जाता था, इनको दलित माना जाता था, इनको समाज से हमेशा वंचित वर्ग के रूप में देखा जाता था। समाज में इन्हें एक अलग रखा जाता था पहले, कि जो उच्च कुल के लोग होते थे, उच्च जातियों के लोग होते थे, वो इनसे क्या करते थे भाई, इनके हाथों का पानी नहीं पीते थे, इनके ये जहां से गुजर जाते थे वहां से क्या उस रास्ते को आपके सामने पवित्र करने का कार्य हो गया। ये अलग अलग प्रकार की और मानसिकताएं जो पहले के समय देखने को मिलती थी। तो ऐतिहासिक रूप से इन लोगों को समाज से किया जाता था, इन्हें बाहर करने का कार्य किया गया था, जिसे छुआछूत जैसी परंपराएं देखने को मिलती थी। क्या समस्याएं रही हैं, सामाजिक बहिष्कार और अपमान अपमान आज भी ग्रामीण क्षेत्र में अस्पृश्यता और सामाजिक दूरी का व्यवहार होता है। तो आज भी अगर ग्रामीण क्षेत्र या और ऐसे क्षेत्र में पहुंचते हो जहां पर शिक्षा ने अपना अच्छे से पैर नहीं पसारे हैं, या शिक्षा है उस क्षेत्र तक अच्छे से नहीं पहुंच पाई है, लोग उतने शिक्षित नहीं है, वहां पर आज भी अस्पृश्यता आपके सामने टचेबिलिटी है, जो छुआछूत जैसी भावना लोगों में देखने को मिलती है। और सामाजिक दूरी का व्यवहार होता है, साथ ही साथ लोगों में क्या देखने को मिलता है, लोगों में जो सामाजिक दूरी, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना, ऐसी जो अनुसूचित जातियां हैं उनसे देखने को मिलता है, जिससे सार्वजनिक स्थान, मंदिर या कुआं तक पहुंचने पर रोका जाता है। जहां पर क्या देखने को मिलता है, जो सार्वजनिक स्थान होते हैं जैसे मंदिर हो गए, कुएं हो गए, वहां तक उन लोगों को पहुंचने नहीं दिया जाता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, शिक्षा और स्वास्थ्य में पिछड़ापन। आर्थिक वंचना के कारण शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच नहीं है। दूसरी बात क्या है, वो लोगों के पास शिक्षा का मौका नहीं मिल पाया, क्यों, उन्हें सही तरीके से शिक्षा के मौके ही नहीं मिल पाए। तो उन्हें क्या हुआ, वो भाई शिक्षा नहीं मिल पाती है, जिस भी समाज को वो पिछड़ जाता है आर्थिक रूप से। तो आर्थिक रूप से शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, और साथ के साथ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वहां तक भी उनकी पहुंच नहीं पहुंच पाई है। आर्थिक शोषण, अधिकांश ऐसी भूमिहीन कृषि मजदूर हैं जो आज भी अल्प मजदूरी और शोषण का शिकार है। सबसे बड़ी समस्या अगर किसी भी समाज के सामने, ऐसी कैटेगरी के सामने अगर जो आज भी है, वो क्या है कि उनके पास जमीनें नहीं है। और जिस जिस समाज के पास जमीन नहीं होती है भाई, वो क्या होता है भाई, वो मजदूरी करेंगे। भाई जमीन नहीं है तो, अगर जमीन होती है तो कृषि करके अपना काम तो कम से कम चला सकता है, किसी और के पास मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अधिकतर जो समाज के लोगों के पास क्या है, जमीनें नहीं है। तो जमीन नहीं है तो वो कृषि मजदूर हैं, जो आज भी क्या करते हैं, अल्प मजदूरी और शोषण का शिकार होते हैं। जो कम मजदूरी में उन्हें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। समझ में आ गया आपके सामने, तो अल्प मजदूरी और शोषण का वो शिकार होते हुए दिखाई देते हैं। हिंसा और अत्याचार, जाति आधारित हिंसा, बलात्कार व अत्याचार की घटनाएं विशेषकर महिलाओं के खिलाफ अभी भी होती हैं। समाज में क्या होता है, अगर कोई भी समाज जो उच्च कुल के सामने, अगर आपके कोई ऐसा होता है जो आपके सामने SC ST का जो कोई, अगर कोई व्यक्ति मिल जाता है कहीं पर गलती करते, तो उस समाज के साथ शोषण करना बहुत आसानी से हो जाता है। क्यों, उन लोगों को, वो लोगों के पास उतने पैसे नहीं है, उन लोगों के जो जानकार हैं या फिर जो सिफारिश करने वाले लोग हैं वो उस पद पे नहीं है, उतने ऊंचे पदों पर नहीं है जो उनके हक के लिए खड़े हो सकें। समाज एकजुट नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, जाति आधारित हिंसा, काफी बार आप देखते हो समाज में मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, कास्ट आधारित मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, बलात्कार और अत्याचार जैसी घटनाएं वो भी देखने को मिलती हैं,
लोग क्या करते हैं, उनको दबाने का कार्य करते हैं कैसे ना कैसे करके। अगले वाले भाई एससी से संबंधित, जो एससी कैटेगरी से संबंधित जितनी समस्याएं थी उनको समझा। अब एसटी से संबंधित क्या समस्याएं होती हैं इनको समझने का प्रयास करते हैं। इनकी समस्या मुख्य रूप से पृथक्करण और विस्थापन की। इनकी समस्या क्या है, उनको समाज से, पहले वो समाज से अलग रहे भाई, एसटी है वो अनुसूचित जनजातियां, वो कहाँ पर रहती हैं, जंगलों में अधिकतर देखने को मिलती थी या समाज से दूर रहती थी। और विस्थापन, अब जंगलों से उनको क्या किया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है, दूसरी जगह आपको भेजने का कार्य किया जा रहा है। विस्थापन और भूमि का नुकसान, खनन, बांध परियोजनाएं और औद्योगिकरण के कारण उनके पारंपरिक वन भूमि से विस्थापित होना पड़ रहा है। मतलब आज के समय आपको पता है, वर्तमान समय तकनीकी युग का और औद्योगिकरण का समय है, जिसमें क्या क्या किया जाता है, खनन, क्या तो उनकी जो जमीन है, वनों में क्या है आपके बहुत ज्यादा खनिज भी देखने को मिलते हैं, तो वनों को काटने का कार्य हो गया, कोई बांध परियोजना हो गई, सड़क निर्माण हो गया, और उद्योगों के निर्माण में क्या किया जाता है आपके सामने, जो उनकी जो पारंपरिक जो जमीन थी वन वाली, जहां पर जो वन उगे हैं, उनसे क्या उनको विस्थापित किया जाता है, दूसरी जगह विस्थापित करने का कार्य किया जाता है, जिससे उनकी क्या होती है, जो आजीविका है, जो पैसे कमाने के जो साधन है, वो उनसे छिन जाते हैं, क्योंकि वन ही उनकी क्या है, वन ही उनका सबसे प्रमुख साधन है। सांस्कृतिक क्षरण, आधुनिक संस्कृति के प्रभाव और शोषण के कारण उनकी अनूठी भाषा, कला व परंपरा खतरे में। मतलब उनकी जो जो आधुनिक संस्कृति है, भाई आज के समय क्या है, आधुनिक युग है, सारी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी होती है, तो आज के समय अगर हमारे समाज को देखें तो हम पश्चिमी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, चाहे हमारा पहनावा देख लो, चाहे हमारा खान पान देख लो, कुछ भी चीज अगर आप देखोगे तो लगभग हम पश्चिमी संस्कृति से कहीं ना कहीं तो प्रभावित हैं। तो आधुनिक संस्कृति के प्रभाव के कारण क्या है, उनकी जो भाषा है भाई, वो अपनी भाषा को नहीं अच्छे से जो आगे आने वाली जनरेशन है उन तक पहुंचा पा रहे हैं, उनकी कला और जो परंपराएं, क्योंकि अनुसूचित जो जनजातियां, उनकी विशेषता ही क्या है, उनकी भाषा, कला व परंपराएं, अब वही उनसे पिछड़ती जा रही है, तो वो खुद को क्या, आपके सामने समाज में खुद का पिछड़ा हुआ समझते हैं। एकीकरण की समस्या, कुछ जनजातियां मुख्य धारा के समाज के साथ एकीकृत नहीं हो पाई है। मतलब आपको पता भाई, जो समाज का एक तबका है जो बहुत लंबे समय तक समाज से दूर रहा है, तो उसके लिए इतना आसान नहीं होता है कि वो समाज के बीच में रहकर अच्छे से अपने जीवन यापन कर पाए। काफी लोग बहुत अच्छे से समायोजन कर जाते हैं अपने जीवन में, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर ये गुण नहीं होता है कि वो समाज में बहुत अच्छे से समायोजन कर पाए। तो यही है, कुछ जनजातियां होती हैं जो मुख्य धारा के जो समाज है उससे अभी भी अपने आप को नहीं जोड़ पाई है, एकीकृत नहीं कर पाई है, जिससे क्या, जो वो विकास योजनाएं, जो अलग अलग प्रकार की विकास योजनाएं चलती हैं, उनसे वंचित रह जाती हैं। अगले वाला, कुपोषण और बीमारी, जंगल आधारित जो अर्थव्यवस्था के विघटन और अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण कुपोषण और संचारी रोगों की उस दर है। मतलब जो जंगल आधारित जो अर्थव्यवस्था है, उससे क्या आपके सामने विघटन, मतलब दूरी है देखने को मिलती है, जो आपके सरकारी परियोजनाएं होते हैं, वहां तक सड़क नहीं पहुंच पा रही है, वहां पर शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, वहां पर स्वास्थ्य नहीं पहुंच पाता है। समझ में आ गया। साथ के साथ क्या, अपर्याप्त जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उस कारण, मतलब लोगों को एक तो शिक्षा नहीं है कि हमें खान पान पे कितना जोर देना चाहिए, साथ के साथ जो आधुनिक समय की जो स्वास्थ्य की सुविधाएं, वो भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इस कारण क्या है, अलग अलग प्रकार की जैसे कुपोषण हो गया और जो संक्रामक बीमारियां हो गई, वो उन लोगों तक पहुंच जाती हैं। इस कारण जो आपके सामने मृत्यु दर जैसी समस्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं। तो यह आपके सामने जो एससी और एसटी, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के साथ सामने जो जो सामाजिक समस्याएं थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अगले वाले प्रश्न की तरफ अगर अपन बढ़े, एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया। भारत में सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म जो देखने को मिलता है, भारत में सांप्रदायिकता के क्या क्या कारण होते हैं, प्रभाव होते हैं, उसके बारे में बताना आपके सामने। कम्युनिज्म होता है सांप्रदायिकता, उसके क्या कारण होते हैं, सबसे पहले इसकी अच्छे से परिभाषा देखेंगे। यह विचारधारा है जो एक आपके सामने धार्मिक समूह के हितों को दूसरे धार्मिक समूह के हितों के विपरीत और संघर्षपूर्ण बनाते हैं आपके सामने। तो ये क्या विचारधारा होती है, ये वो विचारधारा होती है जो कोई भी धार्मिक समूह होता है उसके हितों को दूसरे धार्मिक समूह के हितों के विपरीत और संघर्षपूर्ण बनाने का कार्य करती है। मतलब ये वो विचारधारा होती है जो समाज में एक धार्मिक समूह क्या होता है, जो दूसरे धार्मिक समूह के विपरीत करता है। मतलब आप समझ लो, आप क्या हो, आप अगर जो कोई भी एक्स नाम का अगर आपका धर्म है और वाई नाम का आपका कोई धर्म है, तो आप एक्स जो आपके सामने जो धर्म वाले है वो वाई धर्म वाले
उनकी जो चीजें होती हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी उनके धर्म को क्या अपमानित करने का कार्य करते हैं, वाई वाले एक्स को करते हैं। तो जो धार्मिक समूह होते हैं उनके हित होते हैं, उनमें क्या आपस में विपरीत विचारधारा देखने को मिलती है, संघर्षपूर्ण विचारधारा देखने को मिलती है। तो इससे क्या होता है, यह धर्म को राष्ट्रवाद और राजनीति का आधार बना देती है, और इससे क्या होता है, धार्मिक रूप से जो राजनीति है उसका आधार मिलता है। क्यों? समाज में ऐसा कोई ना कोई तबका, एक समूह जरूर देखने को मिलता है जो धार्मिक आधारित राजनीति करता है ना। और इससे क्या हो जाता है, वो लोग क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए, अपने हितों के फायदे के लिए क्या करते हैं, इन दो एक्स वाई ग्रुप हैं, इनका पहले नहीं बन रही आपस में, और इनके खिलाफ हेट स्पीच देकर, इस प्रकार के भाषण देकर क्या कर देते हैं, उन्हें एक दूसरे से लड़ाने का कार्य करते हैं। कारणों की बात करें आपके सामने, ऐतिहासिक कारण। ब्रिटिश शासकों की फूट डालो और राज करो की नीति, जिसने धार्मिक आधार पर समाज को विभाजित किया। तो जो ब्रिटिश शासक होते हैं, जिसमें फूट डालो और राज करो की जो नीति अपने, जिससे क्या धार्मिक आधार पर सामाजिक विभाजन करने का कार्य। तो अंग्रेजों को क्या 1857 की क्रांति के बाद में ये चीज पता चल गई कि अगर हिंदू और मुस्लिम, भारत में ये दो बड़े धार्मिक सामाजिक समूह है, अगर ये एक जगह रहे तो हमें ज्यादा दिन तक हम क्या रह पाएंगे, एक नहीं रह पा, हमें ज्यादा दिन ये देश में नहीं रहने देंगे, हमें क्या कर देंगे, हमें देश से उखाड़ कर फेंक देंगे। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने फूट करो राज करो की नीति के तहत हिंदू और मुस्लिमों को एक दूसरे के खिलाफ करने का प्रयास किया। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, समाज में इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी कि कभी एक नहीं हो पाए, और लगभग 80-90 साल बाद में 1947 में धार्मिक आधार पर विभाजन देखने को मिलता है भारत व पाकिस्तान में, जिसमें बंगाल का विभाजन हो आपके सामने, और कोई धार्मिक रूप से जो सैन्य प्रणालियों को बनाना हो, है ना, चाहे मुस्लिम लीग का निर्माण हो। तो इस प्रकार के इन्होंने क्या क्या अलग अलग प्रकार के जो आपके सामने धार्मिक रूप से अंग्रेजों ने क्या क्या हिंदू मुस्लिम लोगों को आपस में अलग कर किया, जिसका प्रभाव आज तक हमारे समाज पर देखने को मिलता है। राजनीतिक स्वार्थ, राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक बनाने और सत्ता हासिल करने के लिए धार्मिक पहचान का शोषण करना। तो आपको पता है भाई, राजनेताओं के द्वारा सबसे आसान तरीका क्या होता है, धर्म आधारित राजनीति करो। क्यों? क्योंकि उसमें आपको बहुत फायदा मिलता है, आपको ना तो विकास की बात करनी पड़ती है ना, और धर्म और आपके सामने जो देशभक्ति है, दो ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए इंसान बहुत आसानी से प्रभावित हो जाता है, बहुत आसानी से किसी भी इंसान को वोट दे सकता है। विकास करना बहुत मुश्किल है। अगर आज आपने सड़क का निर्माण किया तो लोग उस सड़क को 2 से 3 साल बाद में उसके महत्व समझ में आता है लोगों को, लेकिन अगर आपने राजनीति की धर्म आधारित, तो लोगों को तुरंत समझ में आ जाती है वो चीज। क्यों? क्योंकि बहुत पुरानी परंपराएं हैं, वो चलती आ रही हैं। देशभक्ति व राजनीति, धर्म आधारित राजनीति सबसे अच्छा तरीका होता है राजनेताओं के लिए अपने वोट बैंक बनाने के लिए और सत्ता हासिल करने के लिए। और आपके समय सत्ताओं को, जो सत्ता का हासिल करने वाले राजनेताओं को कोई मतलब नहीं होता है कि वो किस आधार पर वोट ले रहे हैं, समाज में उसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उन्हें अपनी सत्ता से मतलब होता है। और जनता वो क्या करती रहती है, आपस में लड़ाई करती रहती है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा व बेरोजगारी, बेरोजगारी और सीमित संसाधनों के लिए संघर्ष को व्यापारिक जो धार्मिक आधार पर मोड़ दिया जाता है। तो काफी लोग क्या करते हैं भाई, जिनके अंदर उतना कौशल नहीं होता है, समझ में आ गया, जो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, अशिक्षित होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जब उन्हें देखता है कि हम बेरोजगार रह गए, हमसे ज्यादा भाई कोई इंसान मेहनत करके और आगे बढ़ गया, तो वो क्या करते हैं, धर्म का सहारा लेना फिर शुरू कर देते हैं। धार्मिक आधार पर फिर क्या करते हैं, विभाजन करते हैं, ताकि जो आपके सामने, जो सामने वाला व्यक्ति है जो मेहनत करके आगे बढ़ा है, उसको नीचा दिखाकर खुद आगे बढ़ सके। संकीर्ण धार्मिक शिक्षा, धार्मिक कट्टरता व असहिष्णुता को बढ़ावा देने वाली शिक्षा। तो काफी बार क्या, शिक्षा भी हमें क्या करती है, बांटने का कार्य करते हैं। शिक्षा का मुख्य आधार क्या होता है, लोगों को आपस में जोड़ना, लेकिन वही शिक्षा क्या करती है, हमें धार्मिक रूप से अलग करने का भी कार्य कर सकती है। तो जो शिक्षा में धार्मिक का जो धार्मिकरण कर दिया जाता है धर्म का, उसमें एक धर्म को बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया जाता है, दूसरे को नीचा दिखाया जाता है, और उसमें कट्टरता की भावना आती है। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनके छोटी उम्र में जो सहिष्णुता हो गई, एक साथ भाईचारे के साथ रहने वाली जो भावना होती है, उसमें क्या है, वो भावना है वो कम हो जाती है, और लोगों के अंदर विरोधाभासी या एक दूसरे का विरोध करने वाली विचारधारा है वो पैदा हो जाती है, जिससे समाज में जो बंटवारा है, दो धर्मों के बीच में धार्मिक बंटवारा देखने को मिलता है। मीडिया व अफवाहें,
सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया द्वारा झूठी अफवाहें फैलाकर धार्मिक समूहों के बीच में संदेह फैलाना है। क्यों? मीडिया होती है वो कोई भी समाज का परसेप्शन बनाती है, विचारधारा बनाने का कार्य करती है। अब अगर सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर अगर झूठी अफवाहें फैलना शुरू हो गई कि ये धर्म हमारे खिलाफ ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, तो इससे क्या होता है, लोग कहीं ना कहीं उस विचारधारा से तो प्रभावित होते ही होते हैं। समझ में आ गया? तो इससे क्या हो जाता है, धार्मिक विभाजन है, उसकी खाइयां है वो और ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अब इन सब चीजों के क्या क्या समाज पे प्रभाव पड़ते हैं, इसको विस्तार से पढ़ने का कार्य करेंगे। सामाजिक जो विभाजन होता है उससे क्या, सामाजिक व धार्मिक विभाजन होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय एकता को खतरा। सांप्रदायिकता देश को एकता व अखंडता को कमजोर करती है और विभाजन की ताकतों को बढ़ावा देती है। तो क्या होता है, सांप्रदायिकता, जो दो देशों के बीच में जो आपके सामने विभाजन देखने को मिल रहा है, इससे देश की जो अखंडता होती है वो कमजोर होती है और विभाजन करने वाली जो ताकतें होती हैं उसको बढ़ावा मिलता है। मतलब पहले समाज में कुछ ना कुछ ऐसे ताकतें होती हैं जो हमारे समाज को बांटकर उस चीज को फायदा लेना चाहते हैं, उस प्रकार की जो सामाजिक ताकतें होती हैं उसको फायदा मिलता है। हिंसा व दंगे होते हैं, ये सामूहिक हिंसा, दंगे व रक्तपात को जन्म देती है, जिससे जानमाल को भारी हानि देखने को मिलती है। तो इससे क्या होता है, सामूहिक हिंसा होती है और दंगे व रक्तपात जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो धार्मिक विभाजन होता है तो आपके सामने दो धर्मों के बीच में लड़ाई होती है, हिंसा होती है और दंगे होती है, जिससे क्या होती है, जो जान माल है उसको बहुत भारी नुकसान देखने को मिलता है। आम नागरिक उससे प्रभावित होते हैं, आम जनता को वो आपके सामने भुगतान करना होता है, जिनका उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। आर्थिक हानि, दंगों और सामाजिक तनाव के साथ व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भी नुकसान पहुंचता है। तो आपको पता है भाई, हिंसा कहीं हो उससे किसी भी इंसान को क्या है, किसी भी इंसान को कोई फायदा नहीं होता है। तो दंगों और सामाजिक तनाव के कारण व्यापार हो गए, उद्योग हो गए और पर्यटन को नुकसान देखने को मिलता है। मतलब अगर आप समझ लो, आप जो कोई कहीं पर भी अगर कोई दंगा हो गया तो क्या है भाई, वहां पर पर्यटन तो क्यों ही जाएंगे, क्योंकि किसी को ऐसे लगता है कि वहां पर फिर से दंगा हो सकता है, हमारे साथ क्या है, किसी प्रकार की कोई घटना हो सकती है, आगजनी हो सकती है। अब उद्योग भी प्रभावित होते हैं भाई, अगर काफी दिनों तक दंगा रहेगा तो वो क्षेत्र है उसको धारा 144 वगैरह लगा के रखते हैं, या फिर वहां पर इस लोग, जो जन सामान्य जीवन है वो जनजीवन है सामान्य रूप से नहीं चल पाता है, इससे उद्योग व व्यापार भी प्रभावित होता है और लोगों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। लोग आर्थिक रूप से परेशान होते हैं, आर्थिक रूप से हानि पहुंचती है। मानव अधिकारों का उल्लंघन, सांप्रदायिक संघर्ष अल्पसंख्यकों जीवन में असुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता को गंभीरता से उल्लंघन करता है। तो समाज में अगर आप सामाजिक विभाजन देखने को मिले, सामाजिक विभाजन किस प्रकार से होता है, जो जो बहुसंख्यक होते हैं, मतलब जो संख्या में ज्यादा धार्मिक संख्या में लोग होते हैं, वो अल्पसंख्यक को हमेशा दबाने का प्रयास करते हैं। ये तो हमारे समाज की भावना रही है। तो जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं उनको जीवन का अधिकार, उन्हें ऐसे लगता है कि हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, हमारा जो जीवन है उस पर कभी भी खतरा आ सकता है। तो इस प्रकार की जो धार्मिक स्वतंत्रता होती है उसका उल्लंघन देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है विकास में हानि, विकास में बाधा। सामाजिक अस्थिरता और संघर्ष के कारण आपके सामने सरकार का ध्यान विकास से हटकर कानूनी व्यवस्था पे चला जाता है। तो विकास में भी आपको बाधा देखने को मिलती है, जहां पर क्या होता है आपके सामने, सरकार के सामने क्या होती है, सामाजिक अस्थिरता और संघर्ष के कारण सरकार का ध्यान विकास से हटकर कहां पे चला जाता है, कानून व्यवस्था को लागू करने पर चला जाता है, जहां पर क्या होता है, जो सरकार है वो विकास पर पूर्ण रूप से पैसे खर्च नहीं कर पाती है। तो ये आपके सामने जो आपका जो पर्सन होने वाला है, भारत में सांप्रदायिकता के क्या क्या कारण होते हैं और उसके प्रभाव को आपको विस्तार से टिप्पणी करनी है। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, कमेंट जरूर से करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।